हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस, क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस चैप्टर 3 धातु और अधातु। धातु और अधातु एनसीईआरटी 2027, एनसीईआरटी जो है 2027 के लिए ये क्वेश्चन आंसर है चैप्टर थर्ड का, मतलब धातु और अधातु का ये क्वेश्चन आंसर है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत वीवीआई है और ये एग्जाम पर्पज से भी है, सिलेबस के पर्पज से भी है, और कहने का अर्थ है कि ये चैप्टर जो है आपका मतलब रिवीजन के भी पर्पज से होगा और आपका तैयारी के भी पर्पज से होगा। देखिए, इसमें सब कुछ डिस्कस किया जाएगा, खास करके क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया जाएगा एनसीईआरटी का, और डिस्कस किया जाएगा कि आप मतलब कि जहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा उसको डिस्कस किया जाएगा, जिससे आपका मतलब कि सिलेबस कवर हो सके, सिलेबस कवर हो सके और अच्छे से पढ़ाई हो। देखिए, ये धातु एवं अधातु, देखिए ये चैप्टर है अध्याय 3, टीचर्स नेम इंजीनियर एमडी दानिश सर, और ये सब डिग्री है मेरा, और मतलब ये डिग्री है और व्हाट्सअप नंबर है। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा क्या। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में NaCl विलयन एवं कॉपर, NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, बी में MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, सी में FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, ऑप्शन डी में AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा करेगा, AgNO3। याद रखिएगा ये चीज़ कि AgNO3 करेगा, विस्थापन अभिक्रिया करेगा, डी, ऑप्शन डी। देखिए, यहाँ पर कॉपर धातु के साथ AgNO3 जो है विस्थापन अभिक्रिया करेगा। देखिए, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लेंगे, देखिए लेंगे NO3 अब प्लस देंगे इसमें कॉपर Cu, तो ये हो जाएगा। कॉपर जब देंगे तो कॉपर जो है हाई रिएक्टिव है, तो Ag को हटा देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CuNO3 प्लस Ag। देखिए, ये बनेगा विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर कौन सा होगा, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। देखिए, ये ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसका, देखिए इसका ये भी देख लीजिए स्पष्टीकरण में बोला गया है कि कॉपर Cu सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु है। Cu जो है कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए वह सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देगा। देखिए, ये बहुत अच्छा मतलब कि ये क्वेश्चन आंसर है और बहुत अच्छा वीवीआई क्वेश्चन आंसर है, ये एग्जाम पर्पज से है, ये पूछेगा आपका एग्जाम में, इसको पढ़िए और देखिए ध्यान से पढ़िएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के फ्राइंग पैन। देखिए, फ्राइंग पैन जो होता है जिसमें फ्राई किया जाता है कोई चीज़, जैसे ऑमलेट हुआ या कोई चीज़ फ्राई किया जाता है, तो लोहे के फ्राई पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि उपयुक्त है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन ए में ग्रीज लगाकर, तो ग्रीज नहीं लगाते हैं। ऑप्शन बी में पेंट भी नहीं लगाते हैं। ऑप्शन सी जिंक की परत चढ़ाकर, ये ऑप्शन सी करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं। ये सभी नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, विकल्प सी, जिंक की परत चढ़ाकर गैल्वेनाइजेशन करके। देखिए, इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए, इसका स्पष्टीकरण देखिए, फ्राइंग पैन को गर्म किया जाता है इसलिए ग्रीज या पेंट जल जाएंगे। जब फ्राइंग जिसमें फ्राई किया जाता है उस पैन को गर्म किया जाता है तो ग्रीस क्या होगा, वो भी जल जाएगा, पेंट भी जल जाएंगे। जिंक की परत चढ़ाना सबसे सुरक्षित और टिकाऊ विधि है, मतलब गैल्वेनाइजेशन करना सबसे टिकाऊ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है, क्यों। देखिए,
यहाँ पर बोला है क्वेश्चन कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है। टीन की अपेक्षा जिंक, ऑप्शन ए टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, ऑप्शन बी टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन सी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, टीन की अपेक्षा टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होगा। देखिए इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए, स्पष्टीकरण इसका क्या बोल रहा है। देखिए स्पष्टीकरण में बोला है कि जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण भोजन में उपस्थित अम्लों से क्रिया करके उसे विषाक्त बना सकता है, जबकि टीन कम क्रियाशील होते हैं। आप देखते होंगे कि खाना को पैक करने वाला जो बर्तन होता है, या खाना हम लोग खाते हैं जिस बर्तन में, या खाना को पैक करके जो देता है कोई दुकानदार, होटल वाला देता है, तो वो एक टीन का परत चढ़ा हुआ बर्तन में पैक करके देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाग दो लघु एवं दीर्घ उत्तरीय। देखिए लघु एवं दीर्घ उत्तरीय, यहाँ पर देखिए लघु एवं दीर्घ उत्तरीय पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसका प्रश्न, भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए पहले धातु कहते किसे हैं इसको समझिए। देखिए आज तक हम लोग जो धातु जिसको कहते थे इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया जाए। देखिए धातु किसे कहते हैं। धातु वो होता है, धातु का डेफिनेशन जो क्या हो, धातु वो होता है जिससे विद्युत और ऊष्मा पास करे, धातु वो ठोस पदार्थ होता है जिससे विद्युत और ऊष्मा क्या हो, पास करे, जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो, ठोस अवस्था में आघात वर्धनीय और तन्य हो वो धातु कहलाता है। देखिए धातु वो होता है जो क्या कहलाता है, जो ठोस अवस्था में आघात वर्धनीय और तन्य हो, जिससे विद्युत और ऊष्मा पास करे, वो धातु कहलाता है। धातु कौन कहलाता है, जिससे विद्युत और ऊष्मा पास करे, जो इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो, वही धातु कहलाता है। धातु वो होता है जिसमें सोनोरस हो, मतलब सोनोरस कहने का मतलब एक तरह का साउंड हो जिसको पीटने पर वो टन टन की आवाज़ देता हो, धातुई साउंड। जैसे पहले के ज़माने में स्कूल सब में जो घंटी होता था वो क्या होता था, एक धातु का मतलब बेल लगा हुआ होता था, धातु के एक घंटी से मारा जाता था उस पर छड़ से, तो क्या होता था, टन टन का आवाज़ आता था। तो धातु का बेल क्यों लगा था, क्योंकि ज़्यादा दूर तक आवाज़ ट्रेवल करे और क्लियर लोगों को साउंड पता चले, तो इसलिए। तो धातु क्या होता है, जो सोनोरस हो, मतलब जिसमें आवाज़ एक मेटालिक, मतलब धातुई ध्वनि हो, जिसमें एक प्रकार का विशेष ध्वनि हो, धातुई ध्वनि हो, मेटालिक साउंड हो, वो धातु कहलाता है। धातु वो होता है जो क्या हो, जो चमकीला हो, जिसमें लस्चर हो, मतलब एक विशेष प्रकार की चमक हो, जैसे सोना चांदी, चमक के कारण ही उसे धातु का इस्तेमाल, सोना और चांदी का जो ज्वेलरी बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार की चमक है, उस चमक से आकर्षण पैदा होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग धातु का मतलब आभूषण पहनते हैं। धातु आघात वर्धनीय हो, आघात वर्धनीय कहने का मतलब धातु पर जब हैमर से हम मतलब हथौड़े से प्रहार करेंगे तो वो फैलेगा, टूटेगा नहीं, चूर नहीं होगा। धातु जो होगा फैलेगा, टूटेगा नहीं, चूर नहीं होगा, मतलब आघात वर्धनीय हो। धातु वो कहलाता है जो तन्य हो, तन्य मतलब जिससे वायर निकाला जा सके, तार निकाला जा सके, वो धातु कहलाता है। देखिए कुछ एक धातु वो प्रायः ठोस होते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कुछ एक्सेप्शन भी है। धातु हमेशा कठोर होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम पोटेशियम क्या होता है, बहुत मुलायम धातु होता है, जिसको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, जिसको किरासन तेल में डुबाकर रखते हैं। याद रखिएगा धातु वो होता है जो हमेशा रूम टेम्परेचर पर क्या हो, सॉलिड हो, लेकिन हम जानते हैं कि मरकरी ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड के रूप में होता है। रूम टेम्परेचर पर मरकरी लिक्विड के रूप में, उसको हिंदी में पारा बोलते हैं, जो थर्मामीटर में लगा हुआ होता है पारा, वही बोलते हैं। देखिए
यह समझ गए। धातु में विशेष चमक होती है, ये भी बात हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए अधातु किसे कहते हैं, जो जो क्या हो, जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक न हो, जिससे विद्युत और ऊष्मा पास न करे, अधातु कहलाता है। अधातु उसे कहते हैं जिससे विद्युत और ऊष्मा क्या हो, पास न हो, जिससे ना हीट पास करे ना करंट पास करे, वो अधातु कहलाता है। जैसे अगर हम मतलब कोई बर्तन से पर खाना बनाते हैं, या कोई कुकर हो, या मतलब कि कोई बर्तन पर खाना या फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ फ्राई करने के लिए, तो उसके हैंडल पर प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक का कवर लगा हुआ होता है, या पहले के ज़माने में लकड़ी उकड़ी लगा हुआ होता था। क्यों? तो लकड़ी इसलिए लगा होता है कि मेटल जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। मतलब मेटालिक बर्तन को आप पकड़िएगा, अगर आग पर खाना पकाइएगा और मेटल का बर्तन को पकड़िएगा, धातु वाला बर्तन को पकड़िएगा, तो हाथ जल जाएगा। तो हाथ जलने से बचने के लिए उस पर क्या, प्लास्टिक का, हार्ड प्लास्टिक का एक हैंडल में, उसका हैंडल में हार्ड प्लास्टिक का कवर लगा देते थे, जिसको पकड़ने और उतारने में वो बर्तन को आसानी होता था, ताकि हाथ ना जले। क्यों? क्योंकि वो विद्युत का और ऊष्मा का कुचालक है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, इस तरह से। तो अधातु वो होता है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक हो। अधातु वो होता है जो जो क्या हो, भंगुर हो, जो मतलब कि ना ही आघात वर्धनीय हो, ना ही तन्य हो, मतलब ना ही पीटा जाए, उसको हथौड़े से पीटा जाए तो उसका सीक नहीं बनेगा, उसका चादर नहीं बनेगा। जैसे हथौड़ा से पीटेंगे वो चूर हो जाएगा। जैसे शीशा है, शीशा पर हथौड़ा से मारिएगा वो चूर हो जाएगा। तो जो आघात वर्धनीय ना हो, तन्य ना हो, मतलब जिससे तार न निकाला जाता हो, वायर नहीं निकाला जाता हो, वो अधातु कहलाता है। अधातु के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निम्न होते हैं। अधातु से विद्युत और ऊष्मा का कुचालक हो। लेकिन हम जानते हैं कि ग्रेफाइट, जो पेंसिल के अंदर जो नोकी होता है ना, वो ग्रेफाइट काला कलर का जिससे हम लोग लिखते हैं, वो अधातु है, लेकिन वो विद्युत का सुचालक है, वो अपवाद में है। अधातु जिसमें लस्टर ना हो, एक विशेष प्रकार का चमक ना हो, जैसे बहुत सारे अधातु है जिसमें चमक नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अधातु जो होता है उसमें चमक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल में अपवाद भी है कि ब्रोमीन और आयोडीन दो ऐसे अधातु हैं जिसमें जिसमें चमक भी है, और अधातु कठोर नहीं होते हैं। लेकिन हम जानते हैं हीरा अधातु का ही मतलब कि अपरूप है, एक रूप है हीरा, लेकिन वो कठोर होता है। अधातु भंगुर होते हैं, मतलब ब्रिटल होते हैं, जिन पर मेटल से प्रहार करने पर चूर हो जाते हैं। अधातुओं में विशेष चमक नहीं होती है। अधातु जो है विशेष चमक नहीं होती है, विशेष ध्वनि नहीं होती है। अधातु जो होता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। देखिए अधातु या तो प्रायः गैस के रूप में या आपको द्रव के रूप में, ये गैस के रूप में प्रायः पाई जाती है। अधातु प्रायः किस रूप में पाई जाती है? गैस के रूप में पाई जाती है। याद रखिएगा, अधातु प्रायः जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन ये सब गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो अधातु प्रायः ये होती है, प्रायः गैसों के रूप में पाई जाती है, ये बात याद रखिएगा। और देखिए अगला, अब ये अपना चैप्टर से हम लोग पढ़ दें तो लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है कि भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए गुण क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बता दें भौतिक गुण के आधार पर। देखिए यहाँ पर हम बोले थे, देखिए यहाँ पर भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए गुण क्या है, अवस्था, स्टेट। मेटल में, धातु में समानतः ठोस होती है, मतलब मेटल क्या होता है, समानतः ठोस होती है। याद रखिएगा, मेटल जो धातु होता है उसका स्टेट क्या होगा, वो समानतः ठोस होती है। पारा अपवाद है, जो द्रव होता है। पारा हम पहले डिस्कस कर दिए हैं कि रूम टेम्परेचर पर वो क्या होता है, द्रव के रूप में होता है। लेकिन जितने भी धातु होते हैं वो सब ठोस होते हैं। जितने भी धातु होते हैं वो सब ठोस होते हैं। धातु समानतः ठोस होती है। पारा अपवाद है, मरकरी अपवाद है, जो थर्मामीटर में डला हुआ होता है। मरकरी वो अपवाद है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड के रूप में पाया जाता है। अधातु, देखिए अधातु का अवस्था देखिए, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा गैसियस अवस्था में अधातु पाया जाता है। अधातु सबसे ज़्यादा किस अवस्था में पाया जाता है, तो गैस के रूप में। तो ठोस, द्रव और गैस के रूप में। देखिए ठोस के रूप में जैसे हीरा, ग्रेफाइट, ये ठोस के रूप में हुआ।
द्रव के रूप में ब्रोमीन, गैसों के रूप में नाइट्रोजन, फिर से आपका ऑक्सीजन, ये सब गैसों के रूप में पाया जाता है। चमक, देखिए लस्टर मतलब चमक, इसमें एक विशेष धात्विक चमक होती है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे लस्टर बोलते हैं, क्योंकि देखते हैं सोना चांदी का आभूषण इसीलिए पहनते हैं क्योंकि उसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। देखिए अधातु में ये चमकीली नहीं होती है, आयोडीन और ग्रेफाइट अपवाद हैं। देखिए ये चमकीली नहीं होती है, मतलब अधातु चमकीली नहीं होती है, लेकिन कुछ अधातु जैसे ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीली होती है। ये क्या है? अपवाद है। उसके बाद देखिए आघातवर्धनीय और तन। देखिए आघातवर्धनीय एवं तन, आघातवर्धनीय एवं तन। आघातवर्धनीय के बारे में हमने बता दिया है कि आघातवर्धनीय वो होता है जिसको पीटने पर मेटल का सीट बने, हथौड़े से पीटने पर मेटल का सीट बने। देखिए आघातवर्धनीय मतलब पीट कर चादर बनाने योग्य, मतलब मेटालिक सीट बनाने योग्य, और तन्य मतलब तार खींचने योग्य। मतलब कि तन्य का मतलब देखिए यहाँ पर आघातवर्धनीय यहाँ पर देखिए आघातवर्धनीय पीट कर चादर बनाने योग्य, और तन्य मतलब तार खींचने योग्य, मतलब जिसे पीट कर चादर बनाया जा सके और जिससे तार खींचा जा सके, वो आघातवर्धनीय तन्य होता है। तो मेटल आघातवर्धनीय भी होता है और तन्य भी होता है। लेकिन देखिए अधातु ये भंगुर होते हैं, मतलब इसको पीटिएगा तो चूर हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन चादर नहीं बनेगा और तार नहीं बनेगा। ये भंगुर होते हैं, चोट करने पर टूट जाती है। देखिए चालकता, कंडक्टिविटी ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। अधातु क्या होते हैं? ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। अधातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। और देखिए धातु ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। मतलब ऊष्मा और विद्युत धातु से पास करता है, और अधातु ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब अधातु क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत के कुचालक। मतलब अधातु से क्या होता है? न ही विद्युत पास होता है, न ही ऊष्मा पास होता है, न ही हीट पास होता है। ग्रेफाइट अपवाद है, जो पेंसिल में लगा हुआ नोकी होता है ग्रेफाइट, वो अपवाद है, वो विद्युत का सुचालक होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को केरोसिन मिट्टी के तेल के अंदर डुबो कर क्यों रखा जाता है? बहुत VVI क्वेश्चन है, एकदम बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है, एकदम बोर्ड टाइप का ये क्वेश्चन गेस्ट पेपर सब में VVI क्वेश्चन सब में भरा हुआ रहता है। ये क्वेश्चन खूब बढ़िया से पढ़िएगा। देखिए बोला है प्रश्न, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को केरोसिन मिट्टी के तेल के अंदर डुबो कर क्यों रखा जाता है? तो उत्तर सुन लीजिए। सोडियम जो होता है, उत्तर सुन लीजिए, 1 मिनट। जो सोडियम होता है, देखिए सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर क्यों रखा जाता है? देखिए सोडियम और लिथियम जो होता है, देखिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है? उत्तर सुन लीजिए। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये बहुत क्रियाशील धातु है, मतलब जैसे ही हवा में खुलेगा रिएक्शन कर लेगा, हवा में जैसे ही खुला हुआ रहेगा रिएक्शन कर लेगा। तो रिएक्शन से बचाने के लिए इसे क्या करते हैं? तेल में डुबो कर रखते हैं। ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है। देखिए ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेती है। केरोसिन तेल के साथ ये कोई अभिक्रिया नहीं करती है और यह इन्हें हवा तथा नमी के संपर्क में आने से रोकता है। मतलब केरोसिन तेल में जब इसको डुबा कर रखते हैं तो वो नमी उसको नहीं मिलता है और हवा नहीं मिलता है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन ऑयल में क्या करते हैं? डुबो कर रखा जाता है। समझ जाइए कि मतलब ये बहुत क्रियाशील होते हैं। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम जो होता है बहुत क्रियाशील धातु है। जब इसको खुला में रखेंगे तो यह वायु से या नमी से क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा और आग पकड़ लेगा। इसीलिए इसको क्या करते हैं? मॉइस्चर से, नमी से और हवा से बचाकर केरोसिन ऑयल में रखते हैं। वहाँ वो किसी प्रकार का अभिक्रिया नहीं करता है और मिट्टी के तेल उसको सुरक्षित रखता है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है?
यहाँ पर समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब एमोफोटरिक ऑक्साइड क्या होता है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड को उदाहरण दीजिए। देखिए प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है और दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है और दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। देखिए उत्तर, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ, देखिए वैसे ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, अर्थात इनमें अम्लीय क्षारीय दोनों गुण होता है। देखिए वैसा धातु का ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर ले और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर ले, मतलब एसिड के साथ भी अभिक्रिया कर ले और बेस के साथ भी अभिक्रिया कर ले, वो क्या कहलाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। मतलब वो एसिडिटी भी रखता है और बेसिसिटी भी रखता है, मतलब उसमें अम्लीयता भी होता है और क्षारीयता भी होता है, दोनों गुण मौजूद होते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसमें एसिडिटी भी होता है, बेसिसिटी भी होता है। उसी तरह जिंक ऑक्साइड, ये अम्ल और भस्म दोनों से अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं। देखिए उसके बाद रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देखिए, Al2O3 अम्ल के साथ अभिक्रिया, Al2O3 + 6HCl क्या करेगा, अम्ल के साथ Al2O3 6HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करके 2AlCl3 + 3H2O मतलब लवण। देखिए ये भस्म है, ये अम्ल है, ये लवण बना, ये जल बना। उसी तरह क्षार से भी अभिक्रिया करता है, समीकरण देखिए, रासायनिक समीकरण Al2O3 ये एक जगह अम्ल से अभिक्रिया कर लिया, यहाँ पर अम्ल के साथ अभिक्रिया किया। अब देखिए यहाँ पर भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा, यहाँ पर भस्म क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा। देखिए Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्युमिनियम ऑक्साइड 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाया और जल बनाया। यह लवण है, ये जल है। देखिए यहाँ पर ये धातु था, ये अम्ल था, ये लवण बना, ये जल बना। यहाँ पर ये अम्ल है, ये अम्ल है। देखिए ये हमारा यहाँ पर क्षार है, देखिए यहाँ पर क्षार है, ये अम्ल है, ये क्षार है, ये अम्ल है, और यहाँ पर लवण और जल बना। यहाँ पर ये जो है अम्ल है, क्षारक के साथ अभिक्रिया किया, लवण और जल बना। ये चीज़ होता रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पदों की परिभाषा दीजिए। देखिए इसमें निम्नलिखित पद क्या है, खनिज पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। मतलब खनिज किसे कहते हैं, जो जमीन के नीचे पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। मतलब जमीन के अंदर से जो तत्व यौगिक निकलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। मतलब जमीन के अंदर से निकलने वाले पदार्थ जो होते हैं वो खनिज होते हैं। अयस्क, ऐसे खनिज जिनमें विशेष धातु प्रचुर मात्रा में हो। देखिए अयस्क उसको बोलेंगे वो ऐसा खनिज जिसमें धातु विशेष मात्रा में हो, जिसे धातु आसानी से कम खर्च में प्राप्त किया जा सके। वैसा खनिज जिससे धातु आसानी से कम खर्च में प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया जा सके, वो हमारा अयस्क कहलाता है। परंतु सभी देखिए अयस्क कहलाता है, सभी अयस्क खनिज होते हैं। याद रखिएगा, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। देखिए उसके बाद गैंग, पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में पाई जाने वाली अवांछनीय अशुद्धि जैसे मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि को गैंग कहते हैं। जो जमीन के नीचे से हम लोग अयस्क प्राप्त करते हैं मेटल निकालने के लिए, ज़मीन के अंदर से जो मेटल निकालने के लिए हम लोग अयस्क प्राप्त करते हैं, उसमें कुछ अशुद्धि भी मिला होता है, जैसे कंकड़, बालू, पत्थर, मिट्टी, ये सब मिट्टी का कण, ये सब मिला हुआ होता है। ये सब हमारा गैंग कहलाता है। और लोहा निष्कर्षण में हम लोग गैंग को आसानी से निकालते हैं।
देखिए, उसके बाद मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होते हैं? दो महत्वपूर्ण मिश्र धातुओं के नाम और उनके घटक लिखिए। देखिए, मिश्र धातु क्या होते हैं? दो महत्वपूर्ण मिश्र धातु के नाम और उनके घटक लिखिए। देखिए, दो या दो से अधिक धातु या अधातु, देखिए दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु मतलब एलोय, होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए, मिश्र धातु मतलब दो धातु या दो धातु या एक धातु एक अधातु को मिलाकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। इनका निर्माण धातु को गुणों में मजबूती, जंग रोधक, प्रतिरोधकता को सुधारने के लिए किया जाता है। मतलब धातु को मिश्र धातु इसलिए बनाया जाता है ताकि धातु में विशेष प्रकार का गुण आ जाए जिससे उसमें जंग न लगे। जैसे आप पीतल बना लेते हैं, तांबा से पीतल बना लेते हैं तो अब पीतल में जंग नहीं लगता है या पीतल जल्दी खराब नहीं होता है। जैसे आप मतलब कि गैल्वेनाइजेशन कर लेते हैं बर्तन का, स्टील का, तो अब उसमें जंग नहीं लगता है। देखिए, पीतल देखिए, पीतल या तांबा 80% होता है और जिंक 20% मिलाते हैं तो पीतल बनता है। पीतल कैसे बनता है? पीतल को हिंदी में ब्रास कहते हैं, इंग्लिश में ब्रास कहते हैं। ब्रास बनता है 80% तांबा में, 80% तांबा को पिघलाएंगे और 20% जिंक को पिघलाएंगे और दोनों को मिलाकर लिक्विड एक बनाएंगे तो वो बनेगा हमारा ठंडा होने के बाद पीतल बन जाएगा और पीतल का गुण थोड़ा मजबूत होगा और इसमें जल्दी जंग नहीं लगेगा। कांसा या तांबा 90% और टीन 10% की मिश्र धातु है। देखिए, कांसा क्या है? 90% तांबा और 10% जिंक की मिश्र धातु है। सोल्डर या सीसा और टीन की मिश्र धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। देखिए, सोल्डर मशीन से जो सोल्डर का तार होता है, देखिएगा ये आराम से गलाकर किसी चीज़ को, वायर को साटा जाता है। जैसे आप टीवी है, टेलीविज़न है, रेडियो है, इस समय देखते होंगे कि कोई तार छूट गया है, मिस्त्री क्या करता है? सोल्डर मशीन से साट देता है। तो सोल्डर का जो वायर होता है वो तांबा और टीन का मिलकर बना हुआ होता है, जो जिसका गलनांक बहुत निम्न होता है, जिसको हल्के टेम्परेचर पर गलाया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, जिससे सटने में आसानी होती है। देखिए, अगला देखिए, और इसका उपयोग तारों की वेल्डिंग में होती है। ये बात हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन, कारण बताइए कि क्यों कॉपर को गर्म जल का टैंक बनाने में उपयोग किया जाता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं। देखिए, कारण बताइए क्यों कॉपर को गर्म जल का टैंक बनाने में उपयोग होता है। गर्म पानी को रखने के लिए कॉपर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि गर्म पानी के साथ कॉपर अभिक्रिया नहीं करता है। याद रखिएगा, गर्म पानी के साथ कॉपर अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन परंतु इस्पात लोहे का मिश्र धातु करता है। देखिए, इसके दो मुख्य कारण हैं। कॉपर, तांबा उबले हुए जल भाप के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए, वही बात, इसका दो कारण है। कॉपर, तांबा उबले हुए जल या भाप के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है। अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात लोहे में उपस्थित लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिससे टैंकर कमज़ोर हो जाते हैं। जंग लग गया तो मतलब लोहा क्या हुआ? लोहा का ऑक्साइड बना दिया तो टैंकर क्या हो जाता है? कमज़ोर बन जाता है। इसलिए कॉपर लोहे की तुलना में ऊष्मा को बहुत अच्छा सुचालक है। कॉपर लोहे की तुलना में ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है, जिससे पानी जल्दी गर्म होता है, ईंधन की बचत होती है। देखिए, पानी कॉपर में ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता है और ईंधन का बचत होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया। देखिए, यहीं पर आपका वीडियो क्या हुआ? द इंड हुआ, द इंड। देखिए, ये VVI क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ये आपका चैप्टर 3 साइंस का था, जो बहुत VVI क्वेश्चन था, तो जो एग्ज़ाम पर्पस से था। तो याद रखिए, एग्ज़ाम पर्पस से ये चैप्टर था। ये चैप्टर जो था एग्ज़ाम पर्पस से था, ये बहुत VVI चैप्टर था। देखिए, इससे क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछेगा, इसलिए आप इन सब क्वेश्चनों को आसानी से तैयारी कर लेंगे। और देखिए, चैनल पर मेरे बने रहेंगे। चैनल पर इस तरह का विशेष वीडियो आपको दिया जाएगा और एग्ज़ाम का तैयारी भी आपका कराया जाएगा। और साथ ही साथ स्पेशल नोट्स देने के लिए जो मेरा टेलीग्राम चैनल है और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है,
उस दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उन दोनों का लिंक मेरे हर यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। याद रखिएगा, वहाँ पर VVI क्वेश्चन दिया जाएगा जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख दीजिएगा और नोट्स अच्छा सा दिया जाएगा। और देखिए ये सब बहुत अच्छा नोट्स हमने बनाया है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि मेरे चैनल पर तैयारी करने के लिए देखिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।